हम लोग सिर्फ हिस्ट्री को यही समझते हैं कि सिर्फ डेट्स रटना है, कहानियां रटनी है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट। बाकी के 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क से असेस किए जाते हैं, विच मींस ये भी इंपॉर्टेंट है। बट कि आप किसी भी बुक को छोड़कर नहीं जा सकते, इक्वली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हमने 11th में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ी थी, ऐसी ही एक सिविलाइजेशन भारत में भी विकसित हुई जिसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, तात्या टोपे जी की कहानी, ये रिवोल्ट क्यों हुआ, इसके क्या आउटकम थे, उन चीजों के बारे में यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई और लोकेट करने के लिए प्लेसेस आती हैं। मेरा सजेशन यही होगा कि जब आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हो उसी टाइम पर। हेलो, जय हिंद, नमस्कार माय डियर क्लास 12 लवली स्टूडेंट्स, आई एम समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर। एंड दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी क्लास 12 हिस्ट्री का अपडेटेड सिलेबस। जो भी बच्चे 2026 में क्लास 12 में आए हैं और 27 में एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम उन सभी बच्चों के लिए क्लास 12 के हिस्ट्री के सिलेबस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, हम ये भी समझेंगे कि हमारे पेपर का पैटर्न किस प्रकार का होता है, किस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को हैंडल करना है, किस प्रकार की मार्किंग स्कीम होती है, पेपर के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, प्लस हमें क्या अप्रोच रखना है अपनी क्लास 12 के अंदर हिस्ट्री को मैनेज करने के लिए। बिकॉज देखिए यार, क्लास 12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहली चीज, यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम देना है। दूसरी चीज, आपको क्लास 12 के साथ साथ ही सीयूईटी की भी तैयारी करनी है। तो डेफिनेटली आपके ऊपर डबल बर्डन है। लेकिन हाँ, अगर एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो, एक बढ़िया प्लानिंग हो और एक प्रॉपर माइंडसेट हो, साथ ही साथ थॉट्स में क्लैरिटी हो, ये आइडिया हो कि सिलेबस क्या है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो ट्रस्ट मी, इस बर्डन को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे और इनफैक्ट आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे एंड बोर्ड्स और सीयूईटी को एट द सेम टाइम मैनेज भी कर पाएंगे। बात करते हैं क्लास 12 सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखो मेरी जान, अब ना सीबीएसई ने रोट लर्निंग के ऊपर कम ध्यान देना शुरू कर दिया। रोट लर्निंग क्या होती है? वही पुरानी कहानियां रटना, डेट्स रटना, राजा महाराजाओं के नाम रटना। हम लोग सिर्फ हिस्ट्री को यही समझते हैं कि सिर्फ डेट्स रटना है, कहानियां रटनी है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट, सिर्फ फैक्ट्स रटने, बट नहीं। अब सीबीएसई ने फोकस करना शुरू किया है एनालिटिकल स्किल के ऊपर। अब रोट लर्निंग या सिर्फ फैक्ट्स को रटने के ऊपर ध्यान ना देकर सीबीएसई फोकस कर रहा है कि क्या बच्चों को सच में समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री के बुक में अगर कोई चैप्टर दिया गया है, उसमें जो इवेंट्स दिए गए हैं, वो इवेंट्स क्यों हुए थे, उन इवेंट्स के आउटकम्स क्या थे, क्या बच्चे उस इवेंट को समझ पा रहे हैं, क्या उनके मन में एक थिंकिंग डेवलप हो पा रही है कि ये इवेंट इसलिए हुआ था तो ऐसा आउटकम निकल के आया। मतलब अब वो व्हेन से ज्यादा वाई पर फोकस कर रहे हैं कि कोई भी इवेंट क्यों हुआ था और साथ ही साथ उसके आउटकम्स क्या हुए थे। मतलब हमें अब हर चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, डॉट्स को कनेक्ट करके पढ़ना होगा कि कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है और उसके आउटकम्स क्या है, और प्रेजेंट टाइम में हमें उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, वो प्रेजेंट टाइम में कैसे रिलेटेड है। कैन यू अंडरस्टैंड कैसे अप्रोच चेंज हो रहा है हिस्ट्री को पढ़ने का? इनफैक्ट आप देखेंगे कि पेपर के अंदर अब ज्यादातर फोकस है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। आप देखिए, पेपर के अंदर असर्शन रीजन क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, जो बच्चों की एनालिटिकल स्किल, थिंकिंग स्किल, रीजनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल्स को देखना चाहते हैं, जो टेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है। तो देखिए यार, क्लास 12 के अंदर अब जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सिर्फ फैक्ट्स को नहीं रटेंगे, अब आप चीजों को समझेंगे, चीजों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, इवेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यूं तो आपका हिस्ट्री आपके रिजल्ट में टोटल 100 मार्क्स का वेटेज रखता है, लेकिन आपका जो रिटर्न पेपर होता है वो सिर्फ 80 मार्क्स का होता है। बाकी के 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क से असेस किए जाते हैं, विच मींस ये भी इंपॉर्टेंट है। बट ये वाले पार्ट में स्कूल जनरली मैनेज कर लेते हैं, 20 मार्क्स आपको दे देते हैं, आपका टीचर्स के साथ अच्छा बिहेवियर है, ठीक ठाक आपने प्रोजेक्ट बना लिया, वाइवा दे दिया, 20 मार्क्स मिल जाते हैं। मेजर फोकस है हमारा 80 मार्क्स के ऊपर, जो कि रिटर्न पेपर में होता है। अब इन 80 मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपको पता है हमारी क्लास 12 में 3 किताबें हैं, बुक 1 जो एंशिएंट इंडिया के ऊपर है, बुक 2 जो मेडिवल इंडिया के ऊपर, और बुक 3 जो मॉडर्न इंडिया के ऊपर है। तीनों बुक में टोटल 4-4 चैप्टर हैं, दैट मींस 12 चैप्टर, और तीनों बुक्स को 25-25 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। मतलब क्या हुआ, 25 मार्क्स के क्वेश्चन फर्स्ट बुक से, 25 मार्क्स के क्वेश्चन सेकंड बुक से, 25 मार्क्स के क्वेश्चन थर्ड बुक से, बाकी के बचे हुए 5 मार्क्स आते हैं आपके मैप वर्क से। तो मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी बुक को छोड़कर नहीं जा सकते, इक्वली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तीनों बुक्स के अंदर, और आपको तीनों बुक्स के ऊपर बढ़िया से फोकस करना है, मतलब सारे चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हमारी बुक 1 के अंदर हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया के ऊपर, जहां हमारे पास 4 चैप्टर हैं। हमारा चैप्टर 1 जो है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स की हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करता है कि कैसे भारत में सबसे पहली सिविलाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। हमने 11th में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ी थी, ऐसी ही एक सिविलाइजेशन भारत में भी विकसित हुई जिसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 2 बात करता है कि भारत में पहले राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, एम्पायर्स कैसे बने, कौन कौन से किंग्स हुए,
साथ ही साथ इकोनॉमीज का कैसे डेवलपमेंट हुआ। चैप्टर 3 बात करता है किनशिप, कास्ट एंड क्लास की। हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो वर्ण व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, मैरिज के रूल्स हैं, फैमिली के रूल्स हैं, ये सब कैसे डेवलप हुए। और थीम 4 या चैप्टर 4 बात करता है हमारे यहाँ पर डेवलप हुई डाइवर्स थॉट्स के बारे में, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकास, लोकायत, पुराणिक हिंदुइज्म के बारे में। बुक 2 की बात करें तो ये कंप्लीटली मेडिवल इंडिया को कवर करता है, जिसमें चैप्टर नंबर 5 बात करता है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स की जो फॉरेन ट्रैवलर्स भारत आना शुरू हुए, उन्होंने भारत को किस परसेप्शन से देखा और उन्होंने भारत के बारे में क्या थॉट्स प्रेजेंट किए। थीम 6 बात करता है भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में कि कैसे कई सारे नए नए रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए इंडिया के अंदर, और जब इस्लाम भारत आया, इस्लाम रिलीजन भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए और भारत की सोसाइटी में उससे क्या क्या डेवलपमेंट हुए। थीम 7 बात करता है बहुत ही इंटरेस्टिंग विजयनगर एम्पायर के बारे में कि कैसे वो एक माइटी एम्पायर था और उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चलता था। और थीम 8 बात करता है पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट, मुगल एम्पायर के बारे में कि मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और टैक्सेशन के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था स्थापित की थी भारत के अंदर। बात करते हैं बुक 3 के बारे में, तो ये बात करता है कंप्लीटली मॉडर्न इंडिया के बारे में कि भारत के अंदर ब्रिटिश रूल कैसे स्टैब्लिश हुआ, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से लोगों को कैसे इंपैक्ट हुआ। थीम 10 बात करता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कि 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, मंगल पांडे जी की कहानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, तात्या टोपे जी की कहानी, ये रिवोल्ट क्यों हुआ, इसके क्या आउटकम्स थे, उन चीजों के बारे में। थीम 11 हमें डिटेल में बताता है भारत के इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, भारत के आजादी के आंदोलन के बारे में, और महात्मा गांधी जी का उसमें क्या रोल था। और थीम 12 बात करता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इंडिपेंडेंस के बाद, उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस क्या थी और आखिर कौन कौन से ऐसे मेन इश्यूज थे जिसके बारे में चर्चा हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, नो डाउट 3 पार्ट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पहला रिकॉल एंड मेमोराइज कि आपको बेसिक फैक्ट्स और कहानी कितनी समझ आई। दूसरा एनालाइज और एक्सप्लेन कि आप उस कहानी को कितना समझ पाए और उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। और आखिरी में आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किसी भी एक इवेंट के बारे में बात करनी होगी। यहां पर अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखेंगे तो ये कुछ आपका 80 मार्क्स का पेपर इस प्रकार का होता है। सेक्शन ए आपका 21 मार्क्स का होता है, जहां पे 1 मार्क के 21 एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं। सेक्शन बी ये शॉर्ट आंसर टाइप होता है सेक्शन, जहां पर आपको 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन होता है, जहां पर आपको 8 मार्क के 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सॉरी 8 मार्क के 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सेक्शन डी हमारा होता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको सोर्स के बेसिस पर आंसर करना होता है। बेसिकली 4 मार्क के 3 क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में सेक्शन ई हमारा होता है मैप वर्क, जो कि 5 मार्क्स का होता है। अब आप देखेंगे कि सीबीएसई ने अपने इस क्वेश्चन पेपर के अंदर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देने शुरू कर दिए। ये सोर्स बेस्ड क्या है क्वेश्चंस, आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे तो आपको साइड में कई सारे ब्लू बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। यूं तो हम उन ब्लू बॉक्सेस को अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं मेरी जान, उन ब्लू बॉक्सेस को छोड़ना नहीं है। आपको उन ब्लू बॉक्सेस को समझना होगा कि वो स्टोरी के किस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं, वो कहानी के किस पार्ट से रिलेट होते हैं और क्या बात उसमें कही गई है। क्योंकि अब पेपर के अंदर 12 नंबर के सवाल उन्हीं ब्लू बॉक्सेस से पूछे जाते हैं। डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि उसमें से सवाल आ जाए, बट ब्लू बॉक्स के रेफरेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको खुद सोचकर समझकर लिखना होगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो प्लीज अब इन ब्लू बॉक्सेस को छोड़ना बंद कर दीजिए। आपको क्लास 12th के अंदर पूरी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है, और इनफैक्ट जो ब्लू बॉक्सेस हैं, जो सोर्सेज दिए हुए हैं, उनको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और वो इंफॉर्मेशन को हम और किस तरीके से समझ सकते हैं, उसको हम और किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आखिरी में आता है हमारा 5 नंबर का शॉर्ट मैप वर्क। यार ये देखो फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर मैप वर्क बढ़िया से तैयार कर लिया 5 नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई और लोकेट करने के लिए प्लेसेस आती हैं। मेरा सजेशन यही होगा कि जब आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हो उसी टाइम पर जो भी प्लेसेस मेंशन की गई हैं उसे साथ साथ अपने मैप में देखते हुए चलें, वो आपका उसी टाइम पर मेमोराइज हो जाएगा। इनफैक्ट सीबीएसई ने कुछ इंपॉर्टेंट मैप वर्क का एक लिस्ट जो है अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर। ये है उनकी अपडेटेड लिस्ट, इसमें से ही मैप पूछे जाएंगे चैप्टर वाइज। प्लीज इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुक 1 से ये प्लेसेस हैं जो मैप वर्क में पूछे जा सकते हैं, बुक 2 से ये प्लेसेस, और बुक 3 से ये वाली प्लेसेस हैं जो मैप वर्क में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए, और जब चैप्टर को पढ़ रहे हो तो प्लीज इन प्लेसेस के ऊपर खास तौर से फोकस करें। अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, इनफैक्ट सीबीएसई ने हमें वो भी बता दिया है। पार्ट 1 में
पार्ट 1 से टोटल 7 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, 1 लॉन्ग आंसर आएगा, 1 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा। पार्ट 2 से सेम 7 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट आंसर, 1 लॉन्ग आंसर, 1 सोर्स बेस्ड। और पार्ट 3 से 7 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट आंसर, 1 लॉन्ग आंसर और 1 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आप समझ रहे हैं, आप बुक के किसी भी पार्ट को या किसी भी बुक को छोड़कर नहीं जा सकते कि सर बुक 2 छोड़ दें, बुक 1 छोड़ दें, बुक 3 छोड़ दें। नहीं मेरी जान, कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि सबका एकदम इक्वल वेटेज है और यहीं से आपका टोटल 80 मार्क का पेपर बनने वाला है। ठीक है, अब ये कुछ पेपर के अंदर मैंने जो बताया कि आपके पेपर के अंदर सवाल कैसे होंगे, तो देखिए नॉलेज बेस्ड होंगे कि आपको कितनी चीजें याद हैं, अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितनी चीजें समझ आई हैं, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग कि जो इवेंट दिए गए हैं आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में, या आप उसको खुद कैसे समझ सकते हैं, एंड फॉर्मुलेटिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग स्किल्स की आप उन इवेंट्स को पढ़कर क्या समझे, आप उससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप क्या फॉर्मुलेट कर सकते हैं, आप क्या उसमें कुछ कमी निकाल सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं, आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ सही लग रहा है, आपके ओपिनियन क्या है, और कुछ इस तरीके से आपका वेटेज होने वाला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। अब क्लास 12th के अंदर देखिए यार 3 किताबें हैं, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, तो प्लीज सबसे पहली चीज ये है कि थीम्स को समझते हुए चलिए। हर एक चैप्टर अपने आप से इंटर रिलेटेड है, तो कोशिश कीजिए कि उनके रिलेशन को समझने की कोशिश करें, आप कैसे उनको रिलेट कर पा रहे हैं, कैसे उनको रिलेट करके समझ पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को प्लीज शुरू से ही कवर करते हुए चलिए, क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, बट एनसीईआरटी के अंदर जो ब्लू बॉक्स दिए गए हैं उनको छोड़कर मत जाइए, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, एनालिटिकल राइटिंग की यार लॉन्ग आंसर्स जो आते हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू से ही स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस को आप अपने वर्ड्स में कैसे लिख पा रहे हैं। देखिए आंसर राइटिंग में आप एक दिन में मास्टर नहीं होंगे, बट धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। एक दिन में अगर एक आंसर भी आप लिखते हैं, एक आंसर की भी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा कि लॉन्ग आंसर्स को कैसे फॉर्मुलेट करना है, कौन से पॉइंटर्स लिखने हैं, उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों यही होने वाली है आपकी क्लास 12th के हिस्ट्री के सिलेबस की जर्नी। बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी। बस हाँ, सही तरीके से प्लान करके एक सही अप्रोच के साथ और एक सही गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो हिस्ट्री का सिलेबस आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।